साल 2011 स्विट्जरलैंड के एक बैंक एचएसबीसी जिनेवा का एक कर्मचारी अचानक कुछ फाइलें लेकर फ्रांस भाग जाता है। उसका नाम था हर्वे फल्सियानी। उसके पास उस बैंक के लाखों खाता धारकों की लिस्ट थी। दुनिया भर के अमीर लोग जिन्होंने अपना पैसा स्विस बैंकों में छुपा रखा था ताकि उनके अपने देश के सरकार को पता ना चले। उस लिस्ट में कई भारतीय नाम भी थे। फ्रांस सरकार ने वो लिस्ट भारत सरकार को भी सौंपी। अखबारों में हफ्तों स्विस बैंक में काला धन की खबरें छपी, संसद में हंगामा हुआ, एक पूरी चुनावी मुहिम इसी मुद्दे पर बनी। विदेश में जमा काला धन वापस लाओ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ज्यादातर नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुए। जिन पर कार्रवाई हुई वो गिनती के लोग थे। बाकी पैसा जहां था वहीं रह गया। बस रास्ता बदल गया। स्विट्जरलैंड से मॉरिशस, सिंगापुर या कैमन आइलैंड्स, और चंद सालों बाद कहानी फिर वहीं की वही, फिर दोहराई गई। पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, पैराडाइज पेपर। हर बार हजारों दस्तावेज लीक होते हैं, हर बार भारतीय नाम निकलते हैं, हर बार कुछ दिन शोर मचता है, और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बैक टू नॉर्मल। ये किस्सा आपको इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसका टाइटल था जीएसटी रिफॉर्म्स एंड इंडिया सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, पाथवे टू विकसित भारत 2047। जहां कुछ ब्रिलियंट तर्क दिए गए तो वहीं कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स थे जिन्हें आप कुतर्क भी नहीं कह सकते। पर उस कॉन्फ्रेंस से एक वर्ड हमारे पास चिपक कर रह गया है, एंड दैट इज ऑलिगार्की, यानी कुलीन तंत्र। ज्यादातर हम इसे रूस से जोड़ करके देखते हैं। वो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने सोवियत संघ टूटने के बाद तेल, गैस और टेलीकॉम कंपनियां कौड़ियों के भाव खरीद ली और रातों रात अरबपति बन गए। लेकिन जब हम गौर से भारत को देखते हैं, अपने अखबार, अपनी संसद, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने तमाम मीडिया के जो संसाधन हैं उन्हें देखते हैं, तो एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे कोई भी पार्टी जीते, अमीर और अमीर होते जाते हैं और बाकी सब उसी के उसी जगह खड़े रह जाते हैं। आप ये बिना कोई चार्ट देखे, बिना हमारे कहे महसूस कर सकते हैं। दरअसल हमें आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये पता है कि ये सच है। आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से इसे देखने की कोशिश करेंगे। ओलिगार्की असल में है क्या? ये भारत में किस तरीके से दिखती है और ये हमारे लोकतंत्र में इतनी गहरी जड़ें कैसे जमाए बैठी है कि हिलती ही नहीं। स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, हमें भी पढ़ाया गया कि ओलिगार्की जो है वो सरकार का एक रूप है, मुट्ठी भर लोगों का शासन जिसमें होता है। ये शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है। ओलिगोस यानी कम या थोड़े लोग, और ऑर्खीन यानी शासन करना। लेकिन जो लोग सालों से इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इसे एक अलग तरीके से देखते हैं और समझाते हैं। अमेरिका के एक जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जेफरी विंटर्स, जिन्होंने इस विषय पर किताबें लिखी हैं। उनका कहना है कि दौलत सिर्फ आपको ताकत नहीं दिलाती, दौलत खुद एक तरीके की ताकत है। यानी जिनके पास बेहिसाब पैसा है, अथाह धन है, उनके पास पहले से ही एक अलग किस्म की शक्ति है। चाहे वो सरकार में हो या ना हो, चाहे वो चुनाव लड़े या ना लड़े, उन्हें सरकार चलाने की जरूरत नहीं है। उनकी दौलत जो है वही उन्हें सरकार से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती है। और इस परिभाषा के हिसाब से ओलिगार्क होने के लिए मंत्री, संसद होना जरूरी नहीं। बस इतना काफी है कि आपके पास अथाह पैसा हो, इतना पैसा हो कि आप चाहें तो आपके अपने फायदे के लिए किसी नीति को बदलवा सकें, किसी कानून को टलवा सकें या किसी जांच को रुकवा सकें। भले ही आप कभी उस ताकत का इस्तेमाल करें ना करें, सिर्फ ये क्षमता जो है अगर आपके पास है तो आप बाकियों से अलग खड़े हैं। पिछले कुछ सालों में ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट लगातार यही बता रही है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि नीचे के जो लोग हैं उनके पास कुल मिलाकर भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। ये फासला जो है हर साल चौड़ा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आजादी के बाद के दशकों में जब देश समाजवादी नीतियों पर चल रहा था, ये असमानता तुलनात्मक रूप से कम थी। लेकिन 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से जो अपने आप में जरूरी और फायदेमंद कदम था, ये गैप उसके बावजूद लगातार बढ़ता ही गया है। आप खुद सोचिए, 30 साल पहले भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची और आज की सूची में कितना फर्क आ गया है। पहले टाटा, बिरला और तमाम जो लोग थे वो पुराने औद्योगिक घराने चोटी पर थे। आज इसमें कुछ और नए नाम भी शामिल हुए हैं और उनकी दौलत इतनी तेजी से बढ़ी है कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक अकेले भारतीय उद्योगपति की संपत्ति कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। अब ये कोई मानहानि की कोशिश नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट है। और यही फैक्ट जो है वो समझने लायक है, क्योंकि यही असली सवाल है। ये पैसा इतनी तेजी से कैसे बना रहे हैं?
और ये टिका कैसे रहता है? क्योंकि आप कितना भी कमाते हैं, आपका एक मोटा पैसा तो टैक्स में उड़ जाता है, जिसके बदले इन रिटर्न आपको सरकार क्या देती है, कितना देती है, वो फिर एक अलग बात है। फिलहाल तो बात ये है कि अमीर टैक्स से बच जा रहे हैं। और वो कैसे बचते हैं? वो कैसे बचते हैं, उसका सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका है बेनामी संपत्ति। यानी संपत्ति किसी और के नाम, लेकिन असली मालिक कोई और। ड्राइवर, नौकर या दूर के रिश्तेदार के नाम पर करोड़ों की जमीन, फ्लैट या शेयर खरीद लिया जाता है। सरकार ने 1988 में बेनामी संपत्ति की लेन-देन रोकने का कानून बनाया था। लेकिन उसके नियम कायदे जो हैं, वो इतने कमज़ोर थे कि 30 साल तक उस पर ठीक से अमल नहीं हुआ। 2016 में जाकर उसमें संशोधन किया गया। फिर आता है राउंड ट्रिपिंग का खेल। भारत का पैसा मॉरिशस, सिंगापुर जैसी जगहों में शेल कंपनियों के ज़रिए घूमकर भारत वापस आता है, विदेशी निवेश बनकर। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेश पर टैक्स और नियम अक्सर घरेलू पैसे के मुकाबले बहुत सख्त नहीं होते। दशकों तक भारत मॉरिशस टैक्स संधि का यही सबसे बड़ा इस्तेमाल था। इतना ज़्यादा कि भारत में आने वाला विदेशी निवेश एक समय सबसे ज़्यादा मॉरिशस से ही आता था। जबकि मॉरिशस की अपनी अर्थव्यवस्था जो है, वो बहुत छोटी है। ज़ाहिर है वो पैसा मॉरिशस का नहीं था। वो भारतीयों का अपना पैसा था, जो घूम करके वापस भारत आ रहा था। और फिर हैं सेल कंपनियाँ। किसी एक कंपनी के पीछे 10 और कंपनियाँ, उनके पीछे 10 और, कहीं दुबई में, कहीं वर्जिन आइलैंड्स में, कहीं साइप्रस में। मकसद सबका एक ही है, असली मालिक और असली पैसे के बीच का रिश्ता इतना उलझा दिया जाए कि कोई भी जांच एजेंसी उसे सुलझा ना पाए। पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स जैसी लीक, हर बार सैकड़ों भारतीयों के नाम आए हैं। कुछ बड़े कारोबारी घराने, कुछ फिल्मी सितारे, कुछ राजनेता, इनमें बहुतों ने सफाई दी कि उनका पैसा पूरी तरह से कानूनी है, पूरी तरीके से कानूनी रूप से बाहर गया था, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और कई मामलों में ये सच भी हो सकता है, क्योंकि पैसा बाहर भेजना अपने आप में गैर कानूनी तो नहीं है। सवाल ये है कि उसे बाहर भेजा क्यों जाता है और वापस किस रास्ते से आता है। असल में एक पूरी इंडस्ट्री है, आप समझिए, वेल्थ डिफेंस इंडस्ट्री इसे आप कह सकते हैं। यानी वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स की एक पूरी बिरादरी है, एक पूरी कम्युनिटी है, जिनका यही काम है कि सरकार को अमीरों का पैसा छूने ना दे। भारत में तंत्र बहुत बड़ा है और बहुत माहिर है। सोचिए, देश में हर साल कॉमर्स और लॉ की पढ़ाई करने वाले लाखों छात्र निकलते हैं। इनमें से सबसे होशियार, सबसे तेज लोग जो हैं, वो अक्सर कहाँ जाते हैं? बड़ी-बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों में, कॉर्पोरेट लॉ फर्मों में, टैक्स एडवाइजरी कंपनियों में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई विलेन है या बुरे लोग हैं। ये बस अपनी नौकरी कर रहे लोग हैं, जो अपने क्लाइंट के लिए कानूनी दायरे में रह करके टैक्स कम से कम कराने के तरीके ढूँढते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछिए तो वो यही कहेगा कि भाई हम तो बस प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को कुछ बचाने के लिए कर रहे हैं, गैर कानूनी तो नहीं कर रहे हैं। और टेक्निकली जो है ये सही बात भी है। लेकिन इसी वजह से आयकर विभाग और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बीच का खेल एक तरीके की दौड़ बन जाता है। सरकार एक रास्ता बंद करती है, इंडस्ट्री अगले ही साल 3 नई खामियाँ ढूँढ लेती है, 3 नए लूपहोल्स ढूँढ लेती है। सरकारी विभागों के पास इतने संसाधन होते नहीं, न इतनी तनख्वाह जो कि सबसे जो तेज लोग हैं उनको टक्कर दें या उनको हायर करें। नतीजा ये होता है कि आयकर विभाग अक्सर छोटे और मंझले टैक्स पर ही ज़्यादा सख्त नज़र आता है, जबकि सबसे बड़ी जो मछलियाँ हैं, वो सालों-साल कानूनी पचड़ों में उलझती रही हैं और असल में बहुत कम भुगतान करती हैं। या किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये पैटर्न जो है, वो सालों से यही चलते आ रहा है, चाहे सत्ता में कोई हो। अमेरिका में 19वीं सदी में एक जो ऐज था, उसे गोल्डन ऐज कहते हैं। ये तब का टाइम है जब कुछ उद्योगपतियों ने तेल, स्टील, रेलवे इतनी दौलत बना ली थी कि आधी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के पास सिमट गई। भारत में भी एक वैसा ही दौर था, लाइसेंस राज। आजादी के बाद कई दशकों तक भारत में हर उद्योग के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। कितना उत्पादन होगा, कौन सी मशीन खरीदी जाएगी, कहाँ फैक्ट्री लगेगी, सब कुछ सरकारी मंजूरी पर निर्भर करता था। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कारोबारी घरानों के पास सरकार के गलियारों तक पहुंच थी, उन्हीं को लाइसेंस मिलता था। और नए लोगों के लिए कारोबार में घुसना जो है वो लगभग नामुमकिन था। इसे इतिहासकार कॉर्नी कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी करीबी दोस्तों का पूंजीवाद, जहां कारोबार में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका उत्पाद कितना अच्छा है। इस बात पर कम निर्भर करती है दरअसल, और इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि सरकार में आपकी पहुंच कितनी है। 1991 के आर्थिक सुधारों ने लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म किया, और इससे लाखों करोड़ों भारतीयों को फायदा भी हुआ।
नई नौकरियां बनी, नई कंपनियां आई, कंपटीशन बढ़े। लेकिन बहुत से अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि कॉलोनी कैपिटलिज्म खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। पहले लाइसेंस के लिए सरकार से नजदीकी चाहिए थी, और अब बड़े सरकारी टेंडर्स के लिए, कोयले के लिए, स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनके लिए, आवंटन के लिए, और बैंकों से सस्ते कर्ज के लिए तो आपको नजदीकी चाहिए ही। 2010 के दशक में कोयला ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के बड़े घोटाले सामने आए। उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि कैसे सीमित सरकारी संसाधन बिना खुली नीलामी के चुनिंदा कंपनियों को औने पौने दाम पर दे दिए गए। एक और तरीका जिससे बड़े कारोबारी घराने असाधारण फायदा उठाते हैं, वो है सरकारी बैंकों से लिया गया भारी भरकम कर्ज। भारत के सरकारी बैंकों पर पिछले एक दशक में एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज की समस्या बहुत गंभीर रही है। इसका मतलब यह है कि बड़ी कंपनियों ने बैंक से हजारों करोड़ रुपए जो है उधार लिए, कारोबार डुबो दिया या जानबूझकर पैसा उधर इधर उधर कर दिया और फिर कर्ज चुकाने की असमर्थता जता दी। कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब आम आदमी अगर बैंक से 5,000 रुपए का भी लोन ले ले और हफ्ता भर लेट चुका है तो रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाता है। लेकिन जब बात हजारों करोड़ की हो तो अक्सर मामला सालों तक अदालत में घूमता रह जाता है, या वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर कर्ज का एक जो बड़ा हिस्सा है उसे माफ कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट में ये बात बतानी पड़ी कि बैंकों ने कई सालों में बड़ी रकम राइट ऑफ यानी बही खातों से हटाई है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि हर साल हर मामले में गड़बड़ी हो रही है। कारोबार में नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन यह पैटर्न की छोटे कर्जदार को कड़ी सजा और बड़े कर्जदार को नरमी मिलती है, ये तो है आम जनता की नजर में साफ दिखाई देता है। और यही एक तरह से ओलिगार्की की झलक है। नियम सबके लिए बराबर नहीं होते। अब बात करते हैं उस चीज को जो शायद पिछले दशक में सबसे जो विवादित रही है, आप उसे समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। 2018 में भारत सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, कंपनी, बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और उसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान के रूप में दे सकता था। इस स्कीम की सबसे खास बात यह थी कि दानदाता का नाम जो था वो गुप्त रखा जाता था। जनता को पता नहीं चलता था कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। सरकार का तर्क था कि इससे काला धन जो है उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि सारा लेन देन बैंकिंग सिस्टम के जरिए होगा। लेकिन आलोचकों का कहना था कि इससे उल्टा असर हुआ है। अब कोई भी बड़ी कंपनी बिना नाम बताए करोड़ों रुपए किसी भी पार्टी को दे सकती थी, और जनता को कभी पता ही नहीं चलता कि किस कंपनी ने किस सरकार को कितना चंदा दिया और बदले में उसे कौन से ठेके, लाइसेंस या राहत मिली। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया और कहा कि नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि सारा डेटा, किसने किसको कितना दिया, सार्वजनिक किया जाए। जब ये डेटा सामने आया तो पता चला कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और यह भी कि कुछ कंपनियों ने चंदा देने के ठीक पहले या बाद में उन्हीं एजेंसियों की जांच या रेड का सामना किया जो चंदा पाने वाली पार्टी के अधीन आती है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर मामले में सीधा लेन देन साबित हुआ। कई कंपनियां और नेताओं ने इससे इनकार किया और ये एक राजनीतिक रूप से विवादित विषय बना हुआ है जिस पर अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन बुनियादी तथ्य क्या है? वो ये है कि जब चुनावी फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा गुप्त रहता है और उसमें ज्यादातर हिस्सा बड़े कॉरपोरेट घरानों से आता है, तो ये ठीक वही तस्वीर बनता है जो ओलिगार्की की परिभाषा में फिट बैठती है। दौलत की ताकत नीति बनाने की प्रक्रिया में सीधा दखल देती हुई, भले ही औपचारिक रूप से कोई अमीर व्यक्ति खुद चुनाव न लड़े। 2014 में एक नई स्टडी आई जिसने ये दिखाया कि आम जनता की राय का नीतियों पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता, जबकि अमीर व्यक्ति जो है उसकी राय या हर छोटी बड़ी चीज का सरकारी नीतियों पर असर पड़ता है। भारत में इतनी बड़ी स्टडी अभी तक नहीं हुई, उस पैमाने पर नहीं हुई, लेकिन जो पैटर्न्स हम रोजमर्रा में देखते हैं वो कुछ ऐसा ही इशारा करती है कि ये भारत में भी हो रहा है। गौर कीजिए, जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण मंजूरी चाहिए होती है तो अक्सर वो तेजी से मिल जाती है, लेकिन जब आम आदमी, आदिवासी समुदाय का आदमी अपने जमीन के अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता है तो वो प्रक्रिया सालों तक खिंचती है, उसका जीवन निकल जाता है। जब बड़े कारोबारी घरानों को टैक्स में छूट चाहिए होती है तो कॉर्पोरेट टैक्स के दर 2019 में अचानक काफी घटा दिए गए थे।
तो वह जल्दी हो जाता है। लेकिन जब मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने या न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग होती है, जिससे करोड़ों मजदूरों को सीधा फायदा हो, तो वो प्रक्रिया अक्सर धीमी कर दी जाती है और अनिच्छुक नजर आती है। ये किसी एक पार्टी या सरकार की बात नहीं। ये पैटर्न जो है वो दशकों से चलता आया है, सालों साल चलता आया है, अलग अलग सरकारों के दौर में एक जैसा ही दिखाई देता रहा है। और यही विंटर्स की बात का मूल है। जो मुद्दे वर्टिकल होते हैं, यानी अमीर बनाम बाकी सबका सवाल होता है, जैसे टैक्स की दर, वहां अमीर तबके की मर्जी लगभग हमेशा जीतती है। लेकिन जो मुद्दे हॉरिजेंटल होते हैं, यानी हम आम लोगों के आसपास के मतभेद, जैसे भाषा विवाद, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, वहां हमें लगता है कि हमारी आवाज बहुत मायने रखती है। हम खूब बहस करते हैं, वोट देते हैं, आंदोलन करते हैं, और यही हमारा ध्यान उस असली सवाल से भटका देता है कि टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और कौन उसे चुका नहीं रहा। अमेरिकी संविधान बनाते वक्त कुछ नेता खुलेआम बहुसंख्यक जनता की तानाशाही से डरते थे। यानी उन्हें डर था कि अगर सीधा लोकतंत्र होगा तो गरीब बहुसंख्यक अमीरों से उनकी संपत्ति छीन लेंगे, और इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो सीधे जनता के हाथ में पूरी ताकत न दे। भारत की अपनी संविधान सभा में भी बहसें जो थी, वो इतनी सरल नहीं थी। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाने की भरसक कोशिश की जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी की गारंटी दे। और इस मायने में भारत का संविधान अमेरिका के मूल संविधान से कहीं ज्यादा प्रगतिशील था, क्योंकि इसमें शुरू से ही सबको वोट का अधिकार, समानता का अधिकार और सामाजिक न्याय की भावना शामिल थी। लेकिन शायद ही संविधान सभा में ये बात सोची गई हो, या सोची भी गई होगी तो संविधान सभा में जमींदारी उन्मूलन, संपत्ति के अधिकार और सरकार को आर्थिक ताकत से लेकर गहरे मतभेद रहे होंगे। शुरुआती सालों में जब सरकारों ने जमींदारी खत्म करने और जमीन का जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कही, तो कई मामलों को अदालत में चुनौती दी गई। संपत्ति संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर के सरकार को बार बार संविधान में संशोधन करना पड़ा ताकि भूमि सुधार जो है वो ठीक से हो सके। एक खींचतान हमेशा रही है, एक तरफ लोकतांत्रिक और समतामूलक इरादे, दूसरी तरफ संपत्ति और मौजूदा ताकतों की हिफाजत करने वाली संवैधानिक और कानूनी संरचनाएं। एक बहुत जरूरी बात यहाँ साफ कर देनी चाहिए कि ये सारी बातें अमीर होने के खिलाफ नहीं है। किसी ने मेहनत की, कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया, किसी ने अच्छा बिजनेस आइडिया सोचा और उससे बड़ा किया, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो ठीक बात है। भारत में लाखों छोटे और मंझले उद्यमी जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसी तरीके से टैक्स भरते हैं, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, कर्मचारियों को टाइम पे पैसा देते हैं और कानून के दायरे में रह करके कारोबार बढ़ाते हैं। समस्या वहां शुरू होती है जब चंद सबसे ऊपर के लोग या कंपनियां अलग नियमों से खेलने लगती हैं ये खेल। जब टैक्स कानून जो है वो सबके लिए बराबर हो, मगर उनका पालन सिर्फ छोटे और मंझले लोग ही कर रहे हैं सख्ती से, बाकी जो है बैंक का कर्ज खा रहे हैं, बाकी जो है वो अलग तरीके से चल रहे हैं, उनका सेटलमेंट हो जा रहा है। जब चुनावी चंदे की पारदर्शिता आम नागरिक और छोटे संस्था के लिए जरूरी हो, लेकिन बड़े दानदाताओं के लिए गुप्त रखी जा सके, यही असली मुद्दा है, बराबरी का ना होना कानून के सामने, वो भी यही ओलिगार्की की पहचान है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ चीजें पहले से मौजूद हैं, हमारे संविधान में है, हमारे कानून में है, बस उन्हें लागू करने की जो इच्छा शक्ति है वो होनी जरूरी है। उन्हें लागू करना चाहिए सरकार। ये वीडियो कुल मिलाकर किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ एक पैटर्न को समझने की कोशिश है। एक ऐसा पैटर्न जो हर सरकार में, हर दौर में, हर जगह रहा है और एक जैसा ही रहा है, और जिसे समझे बिना हम अपने देश की आर्थिक और राजनीतिक सच्चाई को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। क्योंकि हॉरिजॉन्टल मुद्दे जो हैं, ये भाषा के या तमाम जो मुद्दे हैं जिसके लिए हम विद्रोह कर रहे हैं, हम तमाम जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो ठीक है। वहाँ हमारी बात, हमें लग रहा है कि हम बहुत मायने रखते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है, जहाँ सब कुछ तय हो रहा है, वहाँ हमारी बात कितनी मायने रख रही है? सवाल ये है।